Hi, good evening. So, first I would like to know कि सब कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, कितना टाइम हो गया कोचिंग करते हुए? तो काफी डर गए होंगे। But I would still want a quick round of sort of group intro कि किसका क्या educational background है और so that I can help you better by getting to know all of you. So how many engineers? Okay. From the commerce stream. Okay. Arts. Medicos. यानी मतलब डॉक्टर्स कितने आप बस? Okay. 3. अच्छा उधर सॉरी. Okay. पहले तो I understand it's a deeply troubling time, and I am pretty sure that every day you must be feeling nervous and anxious and very scared. So that's very normal, and that happened to me. मैं भी आपकी तरह थी. I am also from Bhopal, in the sense that I was here till I was in class 7. फिर मैं दिल्ली चली गई थी, मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया था. तो मैंने ऑल्दो कोचिंग तो मैंने दिल्ली वाले सेंटर से ली थी, और मैं अभी सर से अपना मेमोरी शेयर कर रही थी कि आई वाज वंस इन क्लास, इनका क्लास था, एंड ही वाज आस्किंग एवरीबॉडी कितने बजे उठते हो, एंड सम बॉय सेड 10, somebody said some other time. I was pretty confident that he means कि सुबह कब उठते हो और कितनी जल्दी उठते हो, और I used to wake up around like मैं मतलब रात में 12 बजे तक के सो जाती थी. I was like 6-7 बजे उठने वालों में से. So I was like, so 6. He was like, what 6? I wake up at 4. So those were the times, and I used to sit, first row में अगर सीट मिल जाती थी या second row में mostly. अब it's been a long while. अब तो मुझे लगता है मैं बहुत पुरानी हो गई हूँ because it's I'm alone. पुरानी in the sense, like now people have come out. But I was in Bhopal actually. I had a TED talk and he was like, "साथ चलो मेरे." So we were like कि मैं अब तक के आई नहीं हूँ KSG सेंटर भोपाल वाले सेंटर पे. So I was like, I'll get an opportunity to interact with all of you. So how do you want me to go about this? You want to ask me questions, or you want me to first give you एक थोड़ा brief मैंने कैसे क्या किया था, या what would you like? Okay, पहले brief और फिर question, मतलब दोनों चाहिए. Okay. So yeah, I'll first begin by saying that there's no one strategy that will suit everybody, because at the end of the day we are all different. Everybody has अलग टाइप से पढ़ने का तरीका, सबका स्टडिंग कैपेसिटी अलग होता है, अटेंशन स्पैन अलग होता है. So there's not, I wouldn't say that there's one thing. Now, Khan sir will look at me very weirdly, but I think 7 hours every day. How much have you told them? Have you commented with them? पिछली बार कोई बस आप मेरे को बोले, no, don't say that. I think on an average 7 to 8 hours. अब पता है दिक्कत ये नहीं है कि आप दिन में 24 आवर्स में वो 7 या 8 आवर्स कैसे निकालते हो. दिक्कत आती है एवरी डे ये 7-8 आवर्स मेंटेन करने. ठीक है. सो दैट इज फर्स्ट थिंग कि यार वो एवरी डे वाला यू हैव टू वर्क आउट समहाउ. एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आफ्टर अ वीक की बोरियत सी फील होने लगती है. आपको 2 महीने हो गए, एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई से दैट इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट कि एवरी डे वो पेशेंस बनाए रखे, वो 6 to 7 आवर्स to 8 आवर्स वाली स्टडी आप हर दिन करें. 1 महीना भी हो जाएगा, 2 महीने भी हो जाएगा, आफ्टर 3 months यू गेट वेरी वर्कड अप, एंड डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, काफ़ी सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं. बट दैट इज वन थिंग आई डिड. सेकेंडली, विच आई से एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, is memorizing the UPSC syllabus. ये कर लिया, आप तो 2 महीने हो गए. Because this is the only guiding light. As you know, anything under the sun can be asked. So how do we segregate what is important for the exam and what is not? क्योंकि I can assure you कि कम से कम 70% तो लोग वाकई सीरियस होके मेहनत करके पढ़ाई
ensure that you are better than them or what will set you apart from them, वो यही है कि आप कितनी स्मार्ट स्टडी करते हैं. और स्मार्ट स्टडी का फर्स्ट यही है दैट यू हैव द यूपीएससी सिलेबस ऑन योर फिंगर टिप्स. तो फिर जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे सो यू विल बी अवेयर कि अच्छा ये टॉपिक अपने सिलेबस में मेंशन है, मतलब दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो आई हैव टू पे अटेंशन टू दैट. फर्स्ट तो ये. सेकंड व्हिच आई मेंशन डेली रूटीन ऑफ 6 to 7 hours of study. Third, you have been seeing the trends of the question papers. अपना maximum अभी भी जोर current affairs पे ही. So if you are paying those 2 to 3 hours of newspaper reading, तो आप समझिए आप 50 to 60% questions तैयार कर रहे हैं. So you never have to get nervous regarding this. कि newspaper पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, फिर मैं पॉलिटी कब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, जीएस कब करेंगे. This will tackle 50 to 60% of the questions. So अगर आप 2-3 घंटा दे रहे हो तो कम है. So 2 hours to 3 hours कभी-कभार लग जाते हैं. Please give it sufficient time. This is very important that you practice previous year questions. उससे आइडिया लगता है. इनफैक्ट मैं आपको भी बताऊंगी कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू स्टडी इन. आपका कोई क्लास चल रहा होगा ना, आई टेक एन एग्जांपल फ्रॉम दैट. तो उसमें आई टेल यू द रेलेवेंस ऑफ हाउ प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम्स वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. ठीक है. एवरीबडी आई थिंक इज अवेयर, जो अपनी एक जनरल बुक लिस्ट है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है. सो आई थिंक आई स्किप दैट. क्वेश्चंस में अगर किसी को स्पेसिफिक सोर्स बाद में पूछना तो वो आप फिर तब पिकअप कर लेना. सो दैट्स कूल. आई स्किप दैट पोर्शन. आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द बेसिक बुक लिस्ट. सो आई नाउ गो ऑन टू हाउ टू स्टडी अ टॉपिक, है ना. नाउ दिस वर्क फॉर मी. आप सुन के सोच लेना कि मेरे लिए वर्क कर सकता है या नहीं, है ना. बट एट द एंड ऑफ द डे सबका स्टडी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है. क्या पढ़ा आज? इकोनॉमिक्स. देखो, सो आई वुड टेल यू हाउ आई वुड गो अबाउट स्टडी. ठीक है. अब आप वो देख लेना वेदर इट सूट्स यू और नॉट. नाउ इफ आई एम स्टडीइंग टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, तो पहले तो ऑफ कोर्स यू आर कमिंग टू द कोचिंग क्लास एंड यू आर गेटिंग दीस बेसिक बुक्स. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग तो यही हुई पढ़ने की कि व्हेन यू आर टेकिंग नोट्स यू आर एब्सोल्युटली अटेंटिव इन क्लास, यू आर नॉट लुकिंग इनटू योर फोन्स और टॉकिंग टू द बॉय और गर्ल नेक्स्ट टू यू. पहली चीज तो वो. So when you've sincerely done these notes, thus after you go home, the second step would be जो भी अपना इसका टेक्स्ट बुक मटेरियल है, भले वो कोचिंग का अपना बुकलेट वाला मटेरियल हो या इफ यू आर यूजिंग सम रेफरेंस बुक फॉर इकोनॉमिक्स, उससे आप पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया. नाउ व्हाट आई वुड डू इज कि जैसे मैंने ये तो क्लास में मुझे पढ़ाया. नाउ ऑफ कोर्स क्लास हैज अ लिमिटेड टाइम एंड देयरफॉर इट इज क्वाइट नेचुरल दैट सम फैक्ट्स मे बी लेफ्ट आउट. हो सकता है कोई भी लेफ्ट आउट ना हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो व्हाट आई वुड डू इज दैट आई वुड लीव 2-3 पेजेस अपने खाली, कि जब मैं घर जाके व्हेन आई स्टडीड फ्रॉम द बुक और मैं व्हाटएवर I'm just commenting on how you know, but of course with time things improve. So yeah. So prelims के previous year के and अब तो इतने अच्छे से previous year questions भी ऑर्गेनाइज होते हैं सब टॉपिक वाइज. तो अगर टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया है, पिछले 10 साल में अगर टैक्सेशन सिस्टम से आए हैं कोई क्वेश्चन तो वो कौन से आए हैं. इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम दैट सिंपली मीन्स कि आपने यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर ली. अगर आपने नहीं किया मतलब यू हैव टू गो बैक. फॉर सिमिलरली फॉर मेथ्स इसी टॉपिक से जो रिलेटेड है यू हैव टू सी एंड इवन प्रैक्टिस 1-2 आंसर्स. एंड आई थिंक in KSG monthly you are getting research topics and questions on which you have to write answers. So this is very important because input तो जा रहा है, output कैसा निकलेगा आपको पता कैसे चलेगा. Evaluation से, और एक self evaluation है और एक coaching evaluation है कि आप जो whatever assignments you are getting and when you practice and submit them here the marking
और जो भी कमेंट्स मिल रहे हैं उससे आपका इवेल्युएशन होगा. That will probably tell you whether you are prepared to that level or not. So when these 4 steps are completed, that is when taxation system in India is complete. तब जाके प्रीलिम्स और मेंस में गारंटी होती है कि हाँ 90% चांस है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नहीं तो आप 50-50 में ही रहोगे कि दो ऑप्शन तक के तो समझ आ गया, इसमें से कौन सा है, दैट्स अ फेयर. तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना प्रीलिम्स के पहले या मेंस के पहले, वो तभी आता है व्हेन यू आर थॉरली डन विद ऑल द 4 स्टेप्स. नहीं तो आप हमेशा इस कश्मकश में रहेंगे कि चलो ये 4 ऑप्शन थे, चलो ये ऑब्वियस है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, कर हम 2 ऑप्शन में अटके हो. एंड फिर इट्स योर लक कि आपने जो टिक लगाया वो सही था. सो लेट्स नॉट बी इन दैट सिचुएशन. दीज आर द 4 स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो एंड मतलब दे वर्क फॉर मी. अब आप एक बार ट्राई करके देखना, इफ यू थिंक दे आर वर्किंग फॉर यू तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो. इवेल्युएशन भी हो जाएगा, आपको खुद भी लगेगा कि नहीं अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग भी आएगी दैट आई हैव डन समथिंग वेल. मेरा ये चलो ये टॉपिक राइट. I think the next very often asked question is newspaper reading in current affairs को कैसे tackle करना. So I'll now move on to that. तो current affairs की मैगजीन है, क्लासेस भी हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं. I think सर के भी अलग से नोट्स बनते हैं. You have current affairs with Dr. Khan or something like that. My notes, something like that. So there are like ample number of sources and आप फिर खुद भी मार्केट से कुछ अपने हिसाब से भी परचेज कर रहे होंगे. But how to go about it? So all of this is fine and good. तो वो तो आप दिमाग से निकाल लीजिए कि आज जो स्टडी मैं बिल्कुल मैगजीन रट लूँगी बट आई डोंट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली. That cannot happen and that is not advisable. क्योंकि करंट अफेयर्स आप जैसे जानते हैं इट्स एवर चेंजिंग, इट्स वास्ट. ठीक है, तो याद कैसे होगा, दिमाग में चीज़ें कैसे बैठेंगी. क्या होता है कि न्यूज़ में भी ऐसा नहीं कि एक दिन आता है फिर दूसरे दिन कुछ और आ जाता है. कोई भी न्यूज़ होती है ना कम से कम 2-3 दिन हफ्ता भर चलती है, उस पर डेवलपमेंट्स होती है. तो अगर आप वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने रोज पढ़ा, एक चीज़ को ट्रैक किया कि अच्छा पहले दिन ये हुआ, then that happened, then that happened, then that happened, and finally that issue got resolved or discarded or whatever. ठीक है, then when you take up that current affair magazine or those notes or notes with sir or whatever, तब जाके it will memorize and it will stay in your head because you followed that news every day. ऐसा कभी नहीं होगा कि one fine day I just opened my current affair magazine and everything बस मैंने को एक बार ही पढ़ लिया, it will be in my brain and will remain with me throughout eternity. It will never happen. So that is why newspaper reading is important. अब newspaper reading is important तो मतलब ये भी नहीं है कि आप newspaper पढ़ रहे हो फिर पूरे दिन वो newspaper को कॉपी कर रहे हो फिर रजिस्टर में. That is a very harmful practice and very damaging practice. Not to be done. Newspaper reading has to be done effective. आपको जानकारी लेने के लिए आप पढ़ रहे हैं. Take it as that. Be aware. Get awareness from it. But apart from that, how to use it? आपको themes identify करनी है. So रैंडम रिपोर्टिंग और इंडिविजुअल रिपोर्टिंग उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो तो आपको करंट अफेयर मैगजीन में वैसे ही मिल ही जाएगा कंपनी. बट थीम्स देयर विल बी यू विल फाइंड दैट कुछ इशू है जो चले जा रहा है एंड इफ दैट बाय सम चांस दैट टॉपिक इज आल्सो इन योर सिलेबस देन इट बिकम्स वेरी वाइटल फॉर यू टू ट्रैक. तो एक रजिस्टर बनाएं जिसमें आप थीम्स लिखें. अब वो थीम क्या है, वो महीना भर वही टॉपिक चलेगा, कुछ ना कुछ उस पर रोज आता रहेगा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखोगे उसमें से जस्ट पिक अप इंपॉर्टेंट लाइंस लिख सकते हैं. हाँ ये कुछ नया आया है and this might be important. वो लिखना है, not कि आप पूरा एडिटोरियल कॉपी कर रहे हैं बैठ के, पूरा न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टिंग आया है that is you are simply duplicating the newspaper. That is of no use. इसमें क्या है, आपके पास छटी हुई इंफॉर्मेशन होगी एंड जो भी न्यू डेवलपमेंट्स है उससे आप अप्लाई करेंगे. सो थीम बेस्ड. देन ऑफ कोर्स जो भी कोचिंग से मटेरियल मिलेगा और क्लासेस होंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट थीम्स जो टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को लगता है जो विच दे थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम वो आपको अलग मिल ही रहा है सोर्स. सो दैट यू हैव टू अवेल विद. अच्छा कुछ आपको लगे कि कुछ बहुत ही धमाकेदार एडिटोरियल है, वाओ दैट यू नो इट्स सो, देन यू कैन कट इट एंड कीप. ठीक है, गुड लाइंस इन एडिटोरियल्स कैन आल्सो बी यूज्ड लेटर फॉर एसेज, सो यू कैन कीप अ रजिस्टर फॉर दैट. एंड no, I think that's about it.
point here is that current affairs has to be taken as part of routine, everyday routine which you can't skip. It is to build your awareness. And third, it is to help you track stuff so that you can memorize. जो आपके क्लास नोट्स होंगे या मैगजीन से जो फाइनली मेमोराइज करोगे ना, वो तभी मेमोराइज होगा when everyday basis पे you have tracked it. So that can't be a substitute. हाँ, and lastly what I wanted to say was that इसमें चाहे 2 hours लगे, 3 hours लगे, please don't get anxious about it. Because you are giving, this will help you answer 50 to 60%, even 60% sometimes. So it is that important. हम क्या लगता है, हमें लगता है कि नहीं क्लास नोट्स हैं, this subject is there, that subject is there, somehow miss it. And फिर क्या है, लास्ट महीना वेट करते हैं, प्रीलिम्स के 1 महीना पहले, और फिर पूरा करंट अफेयर्स निकालेंगे, पेपर्स निकालेंगे, कैसे होगा? That will be such a disorganized study and it will be fruitless. So I think this can be one approach which has worked for me and for not many others on how to tackle current affairs. Moving on. ठीक है ना? You are very silent now. I am very troubled also. It's okay. Okay. Should I go on to how to write answers or you want to ask questions बीच में? इससे related कुछ? Should I move on? You miss out the whole picture. So you know, on the website or in the magazine, सिर्फ important lines हैं. But in newspaper, पूरी की first point क्या था, last point क्या था, सब repeat होगा. तो जब आप वो main point याद करने जाओगे ना, आपके दिमाग में full picture रहेगी और वो better memorize. That's it. Yeah. So he asks me that whether class note के भी concise notes बनाने चाहिए. कहाँ है? आप क्या कर सकते हो? क्लास नोट्स में आप हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, आप हाईलाइट कर सकते हो. मैं क्या करती थी, मैं पोस्टेड लगा देती थी कि मान लो बहुत ही कम टाइम है, मेरे को एकदम फटाफट कुछ रेडी रेफरेंस के लिए कुछ रखना है, रिविजन के लिए रखना है. तो ऊपर के वो 4 पेजेस की नोट है, तो मैं वो एक छोटे से पोस्टेड में वो 4 पॉइंट्स में समराइज कर देती थी, वो लिख लेती थी. या मैंने ये कहा ना कि मैं पेजेस बीच में छोड़ देती थी, तो उसमें मैं मिड पॉइंट्स उसमें फिर लिफ्टिंग करके कर देती थी. बट आई थिंक रिविजन करना, और आप क्योंकि घर जाएंगे वही जो कोचिंग में पढ़ा, दूसरे सोर्सेज से भी पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे, आई थिंक बी टू टाइम कंज्यूमिंग. बट इफ यू थिंक दैट विल वर्क फॉर यू, गो फॉर इट. ठीक है, इफ यू थिंक यू कैन मैनेज टाइम एंड आपके लिए वो बेटर वर्क करे, देन इट्स ओके. बट वैसे आई थिंक कोचिंग में भी जो नोट्स मिलते ही है, वो भी पूरा है ना छाट कर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही लिखवा. सो उसके भी कंसाइज नोट्स अगर आप बनाओगे तो कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, उस टाइम आपको ना लगाओ, वो आपसे मिस हो जाए. ओके, हाउ टू राइट आंसर्स. So have you started with answer writing practice? No. Yes, please raise your hand and then those can raise the hand. Very few, maximum no category. Why? Sir, आप तो वो दे रहे थे ना, you were telling me you're giving them weekly or monthly? हाँ, तो वो fortnightly हो गया फिर तो. It is very important. फिर prelims के बाद एकदम cultural shock लग जाता है. Because you know you were in that objective mindset of just selecting options, and then suddenly you move to the subjective mindset where you have to pen down 150 to 250 words. So it's better कि एक महीने में 2 आंसर तो लिख ही सकते हैं, इसमें कौन सा इतना मुश्किल काम है. So don't ignore it, please. It's important, especially for those who are not from the humanities background, because I think engineers and commerce field से even medicals, आपके graduation में मतलब study format ही वैसा नहीं है कि आप answers लिखते हैं. So then it becomes very difficult. एकदम से creativity कैसे लाओ? So it's better to start practicing from now.
even I'm not very creative that I write sonnets and I write poems and my writing is poetic. No, I wouldn't call it average also, I'm above average. But what always worked in my case was that my answers used to be very organized. I don't know आप रखते हो मेरे आंसर या नहीं, but if you could like once share with them like WhatsApp group or something, I think now you have WhatsApp groups. So I think what probably set my answers apart was that they were always very organized. So for the examiner probably my answers were very easy on the eyes. ठीक है, दिक्कत नहीं होती थी किसी को भी कि क्या लिखा है, क्या बताना चाह रहा है, समझ नहीं आ रहा पॉइंट, तो वो मैं उसकी एग्जामिनर की उसकी मदद कर देती थी simply by organizing my answer. So it was set, of course I wouldn't say that this can be 60 words or this can be 40 words also, but on an average introduction used to be roughly 50 words. अब introduction में भी ऐसा नहीं है that you have to, I don't know, quote some philosopher. If you can, it's very good, but it's not always necessary और होता भी नहीं है हमेशा possible. So at that point of time, since we do a lot of newspaper reading and a lot of मतलब GS of course in the youth jump in our lives, तो GS से हम इतना ज़्यादा वाकिफ होते हैं कि हर टॉपिक का कुछ ना कुछ आइडिया बेसिक होता है. So you may begin with a definition or something which always works is कि कुछ ना हमेशा मेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होता है. So they pick up a topic because it was in news. So you could always write recently, this was in the news and this was whatever was being reported and that is why being debated and discussed. That is a very good starting point to any answer because that shows the examiner हाँ बंदा aware है कि क्या चल रहा है, क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसकी relevance बता. So defining or introducing that concept or linking it why it has been in news recently, that is a very good start to writing an introduction and this just means 3-4 minutes. ठीक है, उसके बाद change the para and move on to what is really being asked. अब क्या होता है, हम इतने नर्वस और एक्साइटेड भी होते हैं मेंस लिखते समय that we sometimes don't read the question well. Don't do that क्योंकि if you मतलब then you are just losing marks in your hurry. तो वो 5 seconds तो देने ही है to understand क्या पूछा है. A good way to not make a mistake here is पेन लेके अंडरलाइन कर लेना मेन वर्ड्स क्वेश्चन में क्या है. It will just take a second ये पूछा. So that will keep your mind focused and fixated on it. तो मेन बॉडी में राइट whatever जो भी पूछा है वो आप एड्रेस करेंगे मेन बॉडी में. दिस इज बीन आस्क्ड एंड ये है पॉइंट्स दिस कॉजेस इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस जो भी पूछा है. देन कंक्लूजन. नाउ कंक्लूजन में because the question may differ, it may be critically analyze, elaborate, elucidate, describe and whatnot. तो वो देखते हैं. अब अगर critically analyze लिखा है which is slightly tricky because critically analyze मतलब criticize करना. But ऐसा नहीं कि criticize करते then you just reach hell. That now it's over, game over. कुछ भी हो सकता है देश का and let's all move on. तो वो नहीं. Critical analysis means that of course आप खामियां आपको पता है, आप उससे खामियों से weaknesses से you are aware. So you've pointed that out and this is what has been happening in everything. But they do expect that you are positive that some change can happen, some improvement can happen, some solution can be found. तो या तो आप लिख सकते हैं कोई भी जैसे टैक्सेशन ही हो, बोल रहे हैं कुछ टैक्सेशन पॉलिसी क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल रहे हैं whatever they are saying. In the end you can be like but this is happening. But this is how these things can be turned around, or the government itself is turning that thing around by doing this. So 1-2 lines of positivity should reflect. You should never appear as very negative in your mindset. और बाकी ये तो वो वाले questions हो गए जिसमें they are trying to be tricky with you. In other questions it is always advisable that even if you have identified a problem, you either give a solution or at least comment that solutions can be found and are being found. ठीक है? So after you do all of that, that is when your answer seems complete and wholesome and very organized and easy on the ears. और आप बताइए, you are all from different streams. Is it very difficult? But भाई हम अगर बिना सोचे समझे, so when I read a question, 5 seconds of course I read the question and understand, and the next 5 seconds quickly in my brain I organize introduction में लिखूंगी, main body में लिखूंगी, conclusion में लिखूंगी. उसके बाद जो actually 7 minutes का question मिलता है हमें, वो 5 minutes में अच्छे से आंसर लिखती हूँ. लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं पहले लिखने लग जाएंगे, फिर 1-2 सेंटेंस बाद नहीं सही नहीं लिखा, ये लिखना, फिर ये लिखना था, फिर ये लिखना था. By
the end of those 7 minutes or even 10 minutes it might take you, the answer is very good. So this is something which has worked for me. Taking this forward, ऐसे भी इसी टाइप से हम करेंगे. Again, we are trying to be very easy for the examiner so that he doesn't have trouble identifying what we are trying to say. Introduction, 150, 200, even 250 words is good. अब ऐसे में of course it can't be very same to the answer. ऐसे में yes, you are slightly expected to be very creative, not very, more creative and slightly poetic in your andaz, है ना? So in the introduction, it's very good if टॉपिक यू आर लकी एंड वो वाला टॉपिक आ गया जिसमें यू हैव सम डिसेंट नॉलेज एंड you know some quotation and you know some scholar who said some famous words on it, so then you are lucky. For being in that lucky position, it's good कि आप एक छोटा सा नोटबुक बना लो जिसमें कोई एडिटोरियल या आप वैसे कोई रेफरेंस की कोई बुक ले लो. So you know, ये नहीं है कि you have to quote some poets or some philosophers only. For instance, मैंने पॉवर्टी पे शायद टेस्ट सीरीज में कोई लिखा था ऐसे, और उसमें उसी टाइम वो अमृता सेन की बुक आई थी अनसर्टेन ग्लोरी, जिसके मैंने नॉट इवन पूरी बुक पढ़ी थी, बट आई हैड रेड अ रिव्यू बिकॉज आई वाज लाइक पता नहीं कहीं मेंस में यूज हो जाएगा या कुछ, कोई बुक रिव्यू आया था हिंदू में, आप कहाँ से पढ़ा होगा, एंड बस दैट लिटिल एग्जैक्ट लाइन्स भी कहाँ याद होती है, बट समरी ऑफ दोज लाइन्स आई रिमेंबर्ड इन माई माइंड. And I began writing the essay that, you know, in Amrita Sen's latest book, Uncertain Glory, so and so was me. And that was a very nice start of my. So when I say कि quotations लिखने हैं या good lines लिखनी है या कुछ famous words लिखने हैं, I don't mean कि तुम्हें वो एकदम word to word याद करने हैं, but you should know like थोड़ा बहुत कि आप अपने words में उनको sort of quote करके लिख सको, and that becomes an excellent start to your essay, no matter on what topic it is. But before we begin with the essay, we have to understand we have 3 hours, we have 2 essays, which means 1.5 घंटा एक essay की. अब इस 1.5 घंटे का भी further bifurcation. Like I said for the answer, if you don't plan an answer on an essay before you start writing it down, it will be a short mess. ये मैं आपको guarantee दे सकती हूँ. इसमें there is no other approach. If you think that you will begin writing and you will make up things as you go, it will be a very faltu essay, very disorganized, very shallow. So when we know this is universally valid for everyone. So when we know this for a fact, let us not commit this mistake. Out of that 1.5 hour, your 30 minutes only goes for brainstorming. तो जो पीछे वाला बुकलेट का ऐसे लिखने वाली बुकलेट में जो पीछे का पेज होता है वो खाली होता है, blank होता है totally. That is meant for brainstorming. Write down your ideas, write down what you are going to write and how you are going to think and how you are linking stuff. Write it down, pen it down, only then your brain becomes organized. और फिर वो 1 hour आप आराम से लिखेंगे and you will write beautifully. नहीं तो honestly होता क्या है कि आप ये सोचते हो अरे I have to quickly start writing, तो टाइम निकल जाएगा, लिखने बैठे हो जो actually 1 घंटे में आराम से कैसे लिख सकते थे वो 2 घंटा चलता है और फिर 1 घंटा बचता है वो लास्ट ऐसे का और वो पता नहीं क्या ही हो जाता है. So, I am sharing experiences of not only
800 to 900 words, and conclusion roughly 400 to 250 words. Again, for conclusion, no matter how critical you were in your essay, no matter how many weaknesses and problems you identified, but at the end, towards the end, your last para has to be superbly positive. Take no chance with that. Now, one big problem which comes, which you will encounter while you write essays is, इतना तो पता ही नहीं है कैसे लिखे ये 800 वर्ड, how do I write, कहाँ से लाऊंगी, है ना? So I'm going to tell you a small technique of how to increase words. So for many of us, we don't know how to manage these 800 words. कहाँ से? ये तो ठीक है, लिख लेंगे कैसे? How to get this? उसके लिए है, essays भी दो टाइप के आते हैं. एक आएंगे थोड़े करंट अफेयर बेस्ड essays, एक आएंगे थोड़े बहुत ही उच्च स्तरीय सोच वाले. Pen is mightier than the sword and the like, which I think Khan sir would love tackling because he's really good with all of that, but I was not. So I'm more current affairs guy, okay? So usually पहले तो identify what suits you. You have to identify your strength. उसके बाद उस सेट पे ऐसे आप पकड़े. उसको पकड़ने के बाद when you sit for that brainstorming thing, पीछे अपने लास्ट वाले पेज पे identify that so and so XYZ is my topic. Now introduction में तो I'll introduce, I try to put in a few good words here and there. तो introduction में पूरा बता दिया मैं what to write here. इसमें you have to put your thoughts in a way that first they appear logical, and second they impress the examiner in the way that this student has multi-dimensional thinking. इतना बड़ा काम कैसे होगा? Very simple. कोई भी issue हो, try to think उसका implication, impact, cause, effect from multiple angles. ठीक है? कोई भी टॉपिक हो, आप देखना उसका 100% या 99% तो जरूर कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होगा. तो इसका पॉलिटिक्स पे या पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको आप आराम से एक पैरा या दो पैरा तो लिख ही लोगे. उसके बाद आप आ जाइए इकोनॉमिक्स, हमारी इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट कर सकता है, इस पे अगेन टू पैरास होगा. नेक्स्ट पे आप आ जाइए हाउ विल इट इम्पैक्ट द इंडिविजुअल. That means how will it impact you? How will that matter impact you? How will it impact the society? फिर if the issue is very wide, it might even impact the environment. ठीक है? It might even impact the environment. It might even have implications for the international society. तो internationally क्या हो सकता है उसका? तो ऐसे जब आप बैठ के angles ढूंढेंगे, you will find at least 7 to 8 angles. And even if you write 50 words or 60 words or 100 words on each, just imagine. हो गए 800 words, 800 words done. So when you try to think from different angles, automatically जो brain पहले manufacture नहीं कर पा रहा था thoughts, वो automatically generate. So this is a very good tip when you are stuck and you don't have enough knowledge about a topic, but you still have to write a very good essay. And trust me, आपको लग रहा है तो बहुत छोटा, इससे क्या है? That will give the examiner, oh, see, she or he looked at that matter from so many directions. That means that person has multi-dimensional, and that is in your plus point. And of course, conclusion. Conclusion में simply 250 words में you have to briefly summarize what you wanted to communicate through your essay. And finally conclude in 1-2 lines the assets and end it on a bottom. Finish. पर अब ये सुनने में थोड़ा इजी लग रहा होगा, but you have to practice. तब ये इतना इजी हो जाएगा कि एक्चुअली ऐसे वाले दिन आप लोग टेंशन में नहीं. एंड ये इतना स्कोरिंग पेपर होता है जिसको लोग खराब करते हैं. दिस इज ब्राउनी पॉइंट्स वाला पेपर जो मतलब if anybody even with average writing skills really understands कि इसको स्क्रैप कैसे करना है इस पेपर को, it is very easy. Right? So question answer session, yeah. I think I tried to cover mostly. तो ठीक है? You guys are slightly sorted या दुखी हो गए कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया क्या?
my only aim was to make you feel slightly sorted. कि अगर आपको टेंशन हो रही थी ना कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही, या अगर कोई चीज़ डाउटफुल थी तो वो क्लियर हो। ओके,